गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन ले रहे थे और पॉपुलेशन अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन में कहाँ छोड़ा था मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी करवा रहा था। तो एक इक्वेशन है वो करनी है। एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ इमिग्रेशन माइनस डेथ इमिग्रेशन। ये इस इक्वेशन को खोलो। एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी बी आई डी ई। ये है एन टी का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट टी टाइम और बिगिनिंग। ये एन टी का ऑर्गेनिज्म का नंबर है शुरू में। बी का मतलब है बर्थ रेट। आई का मतलब है इमिग्रेशन। डी का मतलब है डेथ रेट। ई का मतलब है माइग्रेशन। ये बी बर्थ रेट, आई इमिग्रेशन, डी डेथ रेट, ई माइग्रेशन। टी प्लस वन है एंड टी प्लस वन इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज आफ्टर पार्टिकुलर टाइम। एक एग्जांपल ले, अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लेते फिर इसको शुरू करते हैं। मान लो शुरू में पॉपुलेशन है, शुरू में एनटी है 1000। बर्थ बच्चे पैदा हुए 10, इमिग्रेशन से आए 5, मरे 4, माइग्रेट करके 2। ये तो पता ही लग जाएगा पैदा कितने हुए, बाहर से कितने आए। हमारे नारनौल के अंदर ले लो, नारनौल की पॉपुलेशन 10 साल बाद कितनी होगी। हम बोले शुरू की पॉपुलेशन, शुरू में मान लो 1000 है, उसके बाद उस पॉपुलेशन में बर्थ हुआ, बच्चे पैदा हुए 10, बाहर से आए रेवाड़ी से या गुड़गांव से आए 5, मर गए डी 4 और ई है 2। अब बताओ इन सब के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इन सब के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 1000 में बर्थ और इमिग्रेशन का जोड़ है, बर्थ इमिग्रेशन का जोड़ है 15 और डेथ और इमिग्रेशन का जोड़ है 6। तो 1000 में कितने ऐड हो जाएंगे, 15 में 6 गए 9, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 1009। चाहे इसको यूं कर लो, चाहे यूं कर लो, पूरा ले लो इस पूरे को। एन टी है मान लो 1000, एन टी प्लस वन निकाल रहे हैं, एन टी 1000 और बर्थ में कितने हुए 10, इमिग्रेशन में हुए 5 और डेथ हुई, डेथ कितनी 4 और इमिग्रेशन हुआ 2। अब बताओ बर्थ हुआ 10, इमिग्रेशन हुआ 5, डेथ हुई 4, इमिग्रेशन 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ये 15 हो गए और ये 6 हो गए, 9 बढ़ गए, 9 बढ़ गए, इसमें 1009 पॉपुलेशन हो जाएगी। यानी कोई भी पॉपुलेशन टी टाइम के बाद कितनी होगी डिपेंड करता है बर्थ और इमिग्रेशन का जोड़ माइनस डेथ इमिग्रेशन का जोड़। ये दोनों पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, दोनों घटाएंगे। इनको जोड़ लो, तो घटा दो इनको। इन दोनों का जोड़ माइनस इन दोनों का जोड़, जो आएगा उसको एन टी में जोड़ दो, पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी होगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, इसमें जो बस तुम्हारा कुछ नहीं करना, शुरू का जो नंबर है वो ले लो, फिर बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़ दो, डेथ इमिग्रेशन को जोड़ दो, माइनस कर दो, जो वैल्यू आए उसको इसमें एनटी में जोड़ दो, ये सारा आ जाएगा। तो ये था इक्वेशन थी जो सोल्व कर रहे थे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट का मतलब कैरेक्टर। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यानी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा सेक्स रेशियो। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का नहीं है। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जैसे आदमी मरता है और पैदा होता है, ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और मरता है, लेकिन पर कैपिटा बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन के होते हैं। जैसे मैंने बताया था 20 लोटस के प्लांट है, उसमें से 8 पैदा हुए, 8 पैदा हुआ, लेकिन एक इंडिविजुअल में कितना पैदा हुआ? 8/20। तो बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म को टोटल ऑर्गेनिज्म से डिवाइड करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल मरता है, पैदा होता है, लेकिन उसकी वजह से पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, कि एक इतने ऑर्गेनिज्म ने इतने पैदा किए, ये तो पैदा हुए, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में कितने पैदा किए इसको डिवाइड करें तो पूरी पॉपुलेशन में निकलता है। एक इंडिविजुअल से बर्थ रेट या डेथ रेट नहीं निकलता, सारे इंडिविजुअल से बर्थ रेट और डेथ रेट निकलता है। तो ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक। बर्थ रेट ये सारे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पूरी पॉपुलेशन में कैलकुलेट की जाती है वैल्यू जो। सेक्स रेशियो जैसे 60% फीमेल एंड 40% मेल इन एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में 60% तो है मेल फीमेल, किसी पॉपुलेशन में 60% फीमेल है, किसी पॉपुलेशन में 60% फीमेल है, 40% मेल है। ये सेक्स रेशियो है। मेल और फीमेल की परसेंटेज बताना पॉपुलेशन में कितने हैं, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के हैं। ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। इनको प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बोल दो। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, रिप्रोडक्टिव ग्रुप, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, ऑप्शन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव ग्रुप बोलते हैं। 20 से 40 के बीच के माने जाते हैं। जो 20 साल से पहले के एज को प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बोलते हैं, बिफोर एज ऑफ 20। 20 से 40 के बीच के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव होते हैं, 20 से पहले प्री रिप्रोडक्टिव और 40 के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आफ्टर एज ऑफ 40 40 की एज के बाद वाले ऑर्गेनिज्म को पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, 20 से पहले वाले को प्री रिप्रोडक्टिव और 20 और 40 के बीच में रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। इनके पिरामिड बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के पिरामिड बनते हैं, जिनको पिरामिड को बोलते हैं पॉपुलेशन एज पिरामिड। पॉपुलेशन एज पिरामिड बनाता हूं मैं। ये ऑर्गेनिज्म है, एक तो ये पिरामिड है, दूसरा पिरामिड ये है, तीसरा पिरामिड ये है।
सबसे नीचे वाली ये ऑर्गेनिज्म है प्री रिप्रोडक्टिव, इसके ऊपर है रिप्रोडक्टिव, इसके ऊपर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तीन ऑर्गेनिज्म है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये पॉपुलेशन, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगल बन रही है इस पिरामिड में से। ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ये बेल शेप पिरामिड है, ये स्टेबल पॉपुलेशन है। ये अर्न शेप पिरामिड है, ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। समझे यहां तक? मैं इनको पहले समझा देता हूं, वैसे समझ लो पहले। बताओ, नानोड में सबसे ज्यादा हो 20 साल के बच्चे, उससे कम हो 20 से 40 के, सबसे लास्ट में कम हो, सबसे कम हो बूढ़े आदमी। ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है 20 साल से पहले का, ये सबसे ज्यादा है, इसमें इनको चौड़ा दिखाया है। 20 से 40 के बीच में कम है, इनको नैरो दिखाया है, और बूढ़े आदमियों को ऐसे दिखाया है। ये पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी पता है? ये बढ़ेगी। फ्यूचर में कोई पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरू प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म कितने हैं, क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो मरना है, वो पॉपुलेशन उनके कम या ज्यादा होने से पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी नहीं, उनको तो मरना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव को। रिप्रोडक्टिव को पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाना है तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाने के बाद। रियलिटी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी प्री रिप्रोडक्टिव पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, और रिप्रोडक्टिव एज में अगर आ गए प्री रिप्रोडक्टिव तो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया की पॉपुलेशन इसी स्टेज का पिरामिड शो कर रही है, तभी मोदी जी का भी बोलते हैं कि इंडिया में युवाओं का देश है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे जो, और रिप्रोडक्टिव में अगर आ गए तो रिप्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी जो। इस बेल शेप पिरामिड में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर है। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी फ्यूचर में बढ़ेगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में जाएगा। फिलहाल जितने रिप्रोडक्टिव उतने रिप्रोडक्टिव रहेंगे बाद में भी, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। इसमें रिप्रोडक्टिव जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, और प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, बहुत फ्यूचर में बहुत तेजी से पॉपुलेशन घटेगी जो, क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे और ये पॉपुलेशन को घटाएंगे जो, कम नंबर है इनका जो, ये तो ओल्ड में एज में आ जाएंगे तो पॉपुलेशन घटाएंगे नहीं जो। तो तीन टाइप के पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड में पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव दोनों बराबर है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, बेल शेप पिरामिड है। और ये अर्न शेप पिरामिड है, इसमें सबसे प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, पॉपुलेशन घटेगी फ्यूचर में। ठीक है यहां तक। अब मैं लेता हूं पॉपुलेशन एज पिरामिड। पॉपुलेशन एज पिरामिड नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ करो, पॉपुलेशन ग्रोथ, एक पिरामिड थे एज के। एक पॉपुलेशन में अलग अलग एज के कितने ऑर्गेनिज्म है, इसको बोलते हैं, क्या बोलता हूं, एक वर्ड आता है पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ organism of different age in a population.
एक पॉपुलेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो एज के हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी पॉपुलेशन में अलग अलग एज के ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी पॉपुलेशन में अलग अलग एज के ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एज में प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं किसी पॉपुलेशन में, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डेवलप्ड कंट्री है उनका स्टेबल पिरामिड है, जो पॉपुलेशन उनकी कांस्टेंट ही रहती है। जो अब लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ करो, पॉपुलेशन ग्रोथ करो। दो शेप के पॉपुलेशन ग्रोथ करो आते हैं, यहां बना देता हूं मैं, इधर ले रहा हूं n पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरफ ले रहा हूं पॉपुलेशन डेंसिटी, इधर ले रहा हूं t टाइम, और ये पिरामिड एक तो आ गया ये कर्व, ये कर्व है, और दूसरा कर्व है ये, और इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये ग्रोथ कर्व है, इस कर्व को बोलेंगे जे शेप कर्व, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। दो टाइप के कर्व है, एक जे शेप का है, एक सिग्मोइड कर्व एस शेप का है। दो टाइप के कर्व होते हैं, एक जे शेप, एक सिग्मोइड। सबसे पहले जे शेप कर्व जो होता है उसके बारे में लेता हूं। दो टाइप की ग्रोथ होती है, जो टू टाइप ऑफ ग्रोथ, टू टाइप ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक्सपोनेंशियल, दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल, एक होती है लॉजिस्टिक। दो टाइप की ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करा रहा हूं, फिर कराऊंगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। हम बोलते हैं इन दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रो स्लोली in the beginning, this phase is called lag phase। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन ये यूं बोल दो, इस ग्रोथ का कर्व है जे शेप, इट शो जे शेप कर्व। अगर जो पूछा जाए पॉपुलेशन की ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल, एक लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जब कर्व से दिखाओ तो जे शेप आएगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है, जे शेप। और इस जे शेप कर्व के बारे में बता दो तो समझ जाओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बता दिया। क्या बताओगे? इस ग्रोथ में पॉपुलेशन धीरे बढ़ती है शुरू में, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, सीधा कर्व यू जा रहा है, यू जाने का मतलब होता है धीरे बढ़ना, यू जाने का मतलब होता है तेज बढ़ना। तो इस ग्रोथ में पॉपुलेशन धीरे बढ़ती है शुरू में, इस फेज को बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज बोलेंगे। फिर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है ऊपर की तरफ, इसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। देन पॉपुलेशन, और इस पूरे कर्व को जे शेप बोलेंगे,
then population increase rapidly. पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी धीरे, इसको बोला लैग फेज, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तेजी से, इसको बोला एक्सपोनेंशियल फेज. दिस फेज इज एक्सपोनेंशियल फेज. पॉपुलेशन धीरे बढ़ेगी बोले लैग फेज, तेजी से बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल फेज, और कर्व को बोलेंगे जे शेप. इस ग्रोथ में पॉपुलेशन बढ़ेगी शुरू में धीरे, इसको बोलेंगे लैग फेज, बाद में तेजी से एक्सपोनेंशियल फेज, और पूरे कर्व को बोलेंगे जे शेप. दो ही फेज है, शुरू में धीरे बढ़ती है फिर तेज बढ़ जाती है. शुरू में धीरे बढ़ेगी बोले लैग फेज, तेजी से बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल फेज. और इस ग्रोथ कर्व को बोलेंगे जे शेप. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जे शेप ग्रोथ कर्व से दिखाएंगे. लॉजिस्टिक ग्रोथ बाद में लूंगा मैं. डार्विन ने एलिफेंट का एग्जांपल लिया था ग्रोथ बताने के लिए, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल है. डार्विन टुक एग्जांपल ऑफ एलिफेंट. Darwin took example of elephant to explain growth, about growth. ग्रोथ के बारे में बताने के लिए एलिफेंट का एग्जांपल लिया था. एलिफेंट का एग्जांपल लिया था डार्विन ने. डार्विन बहुत धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है. तो डार्विन का एग्जांपल है एलिफेंट. और जे शेप ग्रोथ कब आता है? जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, बहुत जो चीज चाहिए और उनको सब कुछ मिले. क्या लिखूं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज फाउंड. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब मिलती है when रिसोर्स आर अनलिमिटेड. ऑर्गेनिज्म को जो चीज जरूरत की चीज है, जो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा हो, तब ये ग्रोथ आती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और एलिफेंट का एग्जांपल है, एलिफेंट बहुत धीरे ग्रो करता है, लेकिन रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो इसका नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. जो दूसरा पैरामीटर, अच्छा एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी ने, बहुत बढ़िया जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए. एक एग्जांपल लिया है जैसे ग्रोथ को बताने के लिए. बोला एक किंग था और मिनिस्टर था, दोनों में बैट लगी, चेस खेलने लग रहे थे. एक किंग था और उसका मिनिस्टर था, चेस खेलने लग रहे थे, और उनमें बैट लगी, शर्त लगी. राजा ने कहा, हाँ भाई मंत्री, तू जीत गया तो मांग मेरे से, क्या मांगेगा? तो मंत्री ने कहा कि राजा को, मैं जीत जाऊं तो बस इतना कर देना, इधर चेस में 64 खाने हैं. चेस में कितने खाने होते हैं? 64 स्क्वायर. बोला चेस में 64 स्क्वायर होते हैं. पहले स्क्वायर में एक दाना रखना, दूसरे स्क्वायर में 2 दाने रखना, तीसरे में 4, चौथे में 8. इसलिए हर स्क्वायर में डबल रख देना है, बस इतना कर देना. और अनलकीली मंत्री जीत भी गए. जब राजा दाने रखने लगा तो आधे ही दाने रखे गए होंगे, 32 खाने ही भरे गए होंगे, राजा का सारा अनाज खत्म हो गया. तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू में तुम्हारे को थोड़ा ही लग रहा है, 1 2 4 8 16 32 64 और 120 250 1000 2000 4000. ऐसे जो शुरू में जाएंगे
तो 20, 25, 30 खाने में तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब नंबर डबल होगा तो बहुत ज्यादा जाएगा। तो कौन सी ग्रोथ के बाद एग्जाम्पल बता रहे हैं ये जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको जो मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तुम एग्जांपल ले सकते हो पैरामीशियम का। पैरामीशियम को न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड कर दो, फिर पैरामीशियम की ग्रोथ देखो 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जो जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इस जे से ग्रोथ कर्व के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कौन सी इक्वेशन आती है? एक तो आती है ये dn by dt is equal to Rn। dn by dt, dn का मतलब चेंज इन नंबर, dt का मतलब चेंज इन टाइम, n का मतलब है ओरिजिनल नंबर, R का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जैसे शुरू में 1000 इंडिविजुअल है और शुरू में 1000 इंडिविजुअल है, 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? 3000। तो dn by dt कितना हो जाएगा? भाई n का नंबर है 1000 और r की वैल्यू है 3, तो dn by dt कितना होगा? 3000 होगा। dn by dt मतलब चेंज इन पॉपुलेशन, dn का मतलब चेंज इन पॉपुलेशन। जैसे शुरू में 1000 थी, बाद में 4000 हो जाएगी, तो चेंज कितने का हुआ? एक नॉमिनल पॉपुलेशन अब 1000 है और 10 साल के बाद 3000 4000 हो जाए, तो चेंज कितने का हुआ? 1000 से 4000, 3000 का चेंज है ना। शुरू में ओरिजिनल नंबर कैसे पता लगाया? भाई पॉपुलेशन नॉर्मल की 1000 है फिलहाल, और 1 साल बाद या 10 साल बाद कितनी होगी? मान लो 4000 हो जाएगी, तो कितने का चेंज है? 3000 का चेंज है। कैसे कैलकुलेट किया? फिलहाल 1000 है और एक आदमी 3 बच्चे पैदा कर रहा है, तो 3000 का चेंज है ये, तो 1000 तो वो रहेंगे, 3000 और आ जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। तो dn dt का मतलब टाइम में चेंज। जैसे फिलहाल कौन सी चल रही है? 2020 चल रही है, नॉर्मल में फिलहाल 2020 चल रही है, और हम 2030 में पता लगाना चाहें नॉर्मल की पॉपुलेशन, तो कितना dt कितना होगा? 10 ईयर हो गया, 2020 और 2030 इनके बीच का टाइम dt होगा चेंज इन टाइम। 2020 से 2030 तक टाइम हो गया dt 10 साल। कितना चेंज आ जाएगा पॉपुलेशन में? dn नंबर में कितना चेंज आएगा? 1000 से अगर 3000 हो गया तो 2000 का चेंज आ गया, 1000 से 6000 हो गया तो 5000 का चेंज हो गया। तो कैसे कैलकुलेट किया dn by dt? कि 10 फिलहाल ले लो, आप पॉपुलेशन ले लो और 10 साल के बाद दो, तो dt होगा 10 साल। पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? शुरू में ओरिजिनल नंबर जैसे 1000 है और 1000 में हर एक में 4 पैदा किए तो 4000 का चेंज हो जाएगा, 5 पैदा करें तो 5000 का चेंज हो जाएगा, 6 बच्चे करें तो 6000 का चेंज हो जाएगा। तो dn by dt कैसे कैलकुलेट करते हैं? शुरू का नंबर ले लो और वो कितने बच्चे पैदा करते हैं वो ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, उतने का चेंज आएगा। जो चेंज कहा मैंने, टोटल नंबर नहीं कहा। शुरू में 1000 है, 3 पैदा करेंगे तो 3000 का चेंज हो गया, लेकिन शुरुआत वाले 1000 को शामिल करें तो 4000 पॉपुलेशन हो गई, 1000 की जगह 4000 पॉपुलेशन हो जाएगी। तो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें dn by dt कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करोगे? dn by dt कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? शुरू का नंबर मल्टीप्लाई बाई ग्रोथ, किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको बायोटिक पोटेंशियल भी बोलता है, और कोई बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल ये वर्ड चैपमैन ने दिया था, बायोटिक पोटेंशियल चैपमैन ने दिया था। तो गए एक इक्वेशन तो ये आती है, दूसरी इक्वेशन एक और आती है इसी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन और आती है। आर की वैल्यू बता देना, वुमेन पॉपुलेशन आर की वैल्यू कितनी है? वुमेन पॉपुलेशन में आर की वैल्यू है 0.0205। अच्छा, नॉर्वे रेट की कितनी है? 0.015 और
नॉर्वेलेटिक नहीं, ये है फ्लोर बीटल की, फ्लोर बीटल नहीं, बीटल है, कौन सा है, बीटल की टाइप है कुछ, और 0.12 ये नॉर्वेलेट की है। नॉर्वेलेट की है 0.015, ये नॉर्वेलेट की है। ये वुमेन की हो गई, वुमेन की थी तो नॉर्वेलेट की ये है, और बीटल की ये है। बीटल की 0.12 ही है ना, हाँ, फ्लोर बीटल की। वुमेन पॉपुलेशन में आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0205। नॉर्वेलेट की कितनी है, वुमेन के करीब ही है, नैना नैनल के करीब ही है, 0.015। फ्लोर बीटल की बहुत ज्यादा वैल्यू है, 0.12, ये आर की वैल्यू है। इसके अलावा इनके अलावा आएगा एक कर्व और है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द बिगिनिंग, शुरू में जो नंबर होता है एन नॉट है। एन टी है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम आफ्टर टी टाइम। ऑर्गेनिजम का नंबर शुरू में कितना है, वो एन नॉट है, टी टाइम के बाद कितना है, वो एन टी है। ई है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और आर का मतलब वही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये आर है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये सारा था, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में था। जो अब लेते हैं दूसरी ग्रोथ जो रियल में मिलती है। तो दूसरी ग्रोथ ले रहा हूं मैं, जो है पहली ग्रोथ थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसे थी। दूसरी ग्रोथ है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है, शुरू में इसके कौन कौन से स्टेज है, स्टेजेस या फेजेस ऑफ दिस ग्रोथ। पहली होती है लैग फेज, ये वाली। दूसरी थोड़ी सी तेज बढ़ी, ये है एक्सपोनेंट, ये है एक्सेलरेटिंग फेज। पहले लैग फेज, फिर दूसरा एक्सेलरेटिंग फेज। एक्सेलरेशन फेज। इसके अलावा लिए इसमें कौन कौन सी फेज ली है, एक्सेलरेटिंग फेज ये सारी है जो तेजी से बढ़ रहा है। फिर ये डेक्सेलरेटिंग फेज है, डेक्सेलरेटिंग फेज। और फिर है एसिम्प्टोट। ये फेज पहले धीरे बढ़े तो उसको लैग फेज, फिर तेजी से बढ़ी
एक्सेलरेशन फेज, फिर थोड़ी सी कम बढ़ी डिक्सेलरेशन फेज, फिर बाद में कांस्टेंट हो गई एसिम्पटोट। लॉजिस्टिक ग्रोथ में 4 फेज होती है, यूं ले लो। लॉजिस्टिक फेज जो है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, इसका ग्रोथ कर्व एस शेप है, ये वाला एस शेप ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ का है। इट्स ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड और एस शेप। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ कर्व क्या है, लॉजिस्टिक का एस शेप या सिग्मॉइड। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ कर्व है एस शेप या सिग्मॉइड। इसकी कौन कौन सी फेज है इस ग्रोथ कर्व में? लैग फेज, स्लो ग्रोथ, शुरू में धीरे ग्रोथ है लैग फेज, एक्सेलरेटर एकदम फास्ट ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ, फिर थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ, फिर कांस्टेंट। ये ग्रोथ की ऐसे ग्रोथ कर्व में ये फेज आती है। शुरू में धीरे बढ़ेगी लैग, फिर तेज बढ़ेगी एक्सेलरेशन, फिर धीरे बढ़ेगी, क्योंकि सीधा जाए तो तेज बढ़ रही है, यूं जाए तो धीरे बढ़े, यूं जाए तो तेज। तो इधर लैग फेज में भी धीरे बढ़ रही है और डिक्सेलरेशन फेज में भी धीरे बढ़ रही है, और फिर बाद में तो कांस्टेंट है, सीधी जाए तो उसमें तो कांस्टेंट है। लैग फेज में धीरे, एक्सेलरेशन फेज में तेज, डिक्सेलरेशन में धीरे और लास्ट में कांस्टेंट। ये स्टेजेस है लॉजिस्टिक ग्रोथ में। लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं जिसका ग्रोथ का एस शेप हो, सिग्मॉइड हो, उसमें 4 फेज होती है। अच्छा, जब पॉपुलेशन मैक्सिमम पे पहुंच जाती है और वो कांस्टेंट हो जाए, घटे बढ़े ना, उस कैपेसिटी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, इट इज मैक्सिमम कैपेसिटी of environment above which population, and you know at which population become constant. कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी को बोलते हैं एनवायरमेंट की, जिसके ऊपर पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती, तुम बोलोगे जे शेप में तो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चलेगी, थोड़ी देर बाद नीचे भी आ जाएगी। जो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं रह सकती, बढ़ भी गई तो नीचे आ जाएगी बाद में। जो तो कैरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसके ऊपर पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। जो और कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज शोन बाय के, इट इज शोन बाय के। यानी कोई भी पॉपुलेशन इस दुनिया की तेजी से बढ़ रही है तो एक जगह आगे कांस्टेंट होगी ही होगी, जो अगर वो एस शेप ग्रोथ कर्व शो कर रही है। क्योंकि जे शेप ग्रोथ कर्व तब आता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, और दुनिया में रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, यानी सब ऑर्गेनिज्म का कर्व ये वाला आता है एस शेप। जे शेप ग्रोथ कर्व नहीं आता है। जे शेप ग्रोथ तब आता है जब तुम बाहर से उसको रिसोर्स देते रहो और पॉपुलेशन बढ़ाते रहो। ये कर्व नहीं मिलता दुनिया में, क्योंकि दुनिया में रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए ये कर्व आता है। कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। जो तो इसलिए बोलते हैं कौन सा कर्व रियलिस्टिक रियलिटी में होता है इस दुनिया में? जो लॉजिस्टिक ग्रोथ, एस शेप ग्रोथ कर्व जो है, एस शेप ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ is more realistic. कौन सी ग्रोथ इस रियलिटी में इस दुनिया में मिलती है? एस शेप ग्रोथ कर्व जो है या लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये रियलिस्टिक है, क्योंकि इस दुनिया में रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, और अनलिमिटेड नहीं है तो एस शेप ग्रोथ कर्व आएगा। अगर रिसोर्स इस दुनिया में अनलिमिटेड होता है फिर जे शेप आ जाता है, फिर जे शेप को बोलते हैं रियलिस्टिक। रियलिटी में ये आता है। ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा है? एस शेप। एस शेप ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मोर रियलिस्टिक, बिकॉज
इन एनवायरमेंट में रिसोर्स आर लिमिटेड। एनवायरमेंट में रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए ऐसे ग्रोथ करो इस दुनिया में किसी का भी ले लो यही आएगा। और अनलिमिटेड रिसोर्स होता तो जे शेप आता, वो अनलिमिटेड है नहीं, इसलिए जे शेप करो नहीं आता नॉर्मली जो। तो रियलिस्टिक जे शेप ग्रोथ करो। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को दूसरा नाम भी देते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज आल्सो कॉल्ड वर्बुलस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में वर्बुलस्ट और परल दो साइंटिस्ट को हमने बताया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ किसने बताई थी? वर्बुलस्ट और परल ने बताई थी लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसलिए इसको बोलते हैं वर्बुलस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। वर्बुलस्ट और परल ने बताई, वर्बुलस्ट और परल ने बताई थी, इसलिए क्या बोलते हैं? वर्बुलस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके लिए क्या इक्वेशन आती है? जो क्या इक्वेशन आएगी इसके लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए? लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन आएगी dn by dt is equal to rn। ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आती थी, इसमें ये वैल्यू और आएगी k माइनस एन बाई के। k कैरिंग कैपेसिटी है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? k माइनस एन बाई के को, k माइनस एन बाई के। इट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं डी एन बाई, इसको के को, के माइनस एन बाई के को। पॉपुलेशन की जो इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन ये है dn बाई dt इक्वल टू rn, लेकिन k माइनस एन बाई के इसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये शामिल कर रहे हैं तो किसी इक्वेशन हो जाएगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन हो जाएगी, जो ये ऐसे ग्रोथ की इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है k माइनस एन, ये क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां ये बोलूं dn बाई dt जीरो कब होगा? हम बोलेंगे जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी। dn बाई dt का मतलब चेंज, पॉपुलेशन में चेंज कांस्टेंट, चेंज ना घट रही है ना बढ़ रही है। dn बाई dt का मतलब पॉपुलेशन में चेंज नहीं हो रहा, जीरो। पॉपुलेशन में dn बाई dt जीरो का मतलब पॉपुलेशन में चेंज जीरो, पॉपुलेशन ना घट रही है ना बढ़ रही है। dn बाई dt जीरो का मतलब पॉपुलेशन ना घट रही है ना बढ़ रही है। कब? जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाती है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, ना घटती है ना बढ़ती है, क्योंकि वहां पे इतना ही जगह होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। अच्छे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा हो तो मरेंगे, जो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है dn बाई dt जीरो। तो कब होगा dn बाई dt इक्वल टू जीरो, वो बता रहा हूं मुझे। ये बुक में नहीं है, वैसे समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए है। समझाने के लिए ये है, कैरिंग कैपेसिटी मान लो है एक एरिया के 1000 ऑर्गेनिज्म, एक एरिया में मान लो 1000 ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, और 1000 हो चुके हैं। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम 1000 रह सकते हैं, एन का मतलब 1000 हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? 1000 को 1000 जीरो बटेगा 1000, जीरो वैल्यू आ गई, और rm को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा, dn बाई dt जीरो। कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। इसकी जीरो का मतलब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू जीरो, तो dn बाई dt इक्वल टू जीरो। जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाती है तो dn बाई dt जीरो हो जाता है, पॉपुलेशन ना घटती है ना बढ़ती है। ठीक है।
ठीक है यहां तक। अब है कौन से एनिमल है जो लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं? सालमन फिश एंड बैम्बू, ये प्लांट है। बैम्बू मोनोकार्पिक है, एक बार फ्रूट आते हैं, एक बार रिप्रोडक्शन होगा। सालमन फिश और बैम्बू रिप्रोड्यूस वंस इन लाइफ टाइम। बैम्बू और सालमन फिश लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश, ये दोनों प्रोड्यूस स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑयस्टर यानी सीप, सीप मोलस्क, सीप या मोलस्क। और पेलाजिक फिश छोटे बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बर्ड और मैमल्स, प्रोड्यूस बड़े बच्चे पैदा करते हैं, प्रोड्यूस लार्ज एंड फ्यू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सालमन फिश और बैम्बू लाइफ में रिप्रोडक्शन एक बार करते हैं। सीप और कुछ फिश है ओपन सी में मिलती है, खुले सी में मिले उसको पेलाजिक फिश बोलते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा पैदा करती है। बर्ड और मैमल बड़े बच्चे पैदा करती है लेकिन थोड़े पैदा करती है। तो एनसीईआरटी से इस तरह से मैंने चैप्टर ले लिया है। एनसीईआरटी का एक कर्व है जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, वो डिटेल में निकालूंगा मैं। जो एक कर्व है जो डिटेल लूंगा अब मैं, उसमें एक कर्व निकालूंगा जो है। और लगभग मैंने एनसीईआरटी से ले लिया ये चैप्टर जो है। अब डिटेल लूंगा इस चैप्टर की जो है, देखते हैं कैसे, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है। जो टेस्ट आएगा उसमें आएगा, तो डिटेल लेनी जरूरी हो गई जो। तो देखता हूँ क्या इसकी डिटेल लेता हूँ या अगला चैप्टर लेता हूँ, कैसे करता हूँ देखता हूँ। ठीक है बेटा, ओके।